वो जो कानपुर वाला कुख्यात अपराधी है, वो जिसे लोग डॉन कहकर बुला रहे हैं, वो पहुंचा तो था उज्जैन महाकाल के दर पर शायद अपने पाप माफ करवाने, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 6 दिनों तक विकास आगे आगे रहा, पुलिस पीछे पीछे। कई बार विकास ने कानून के लंबे हाथों को छकाया, खाकी वालों को चकमा दिया। बस महाकाल के दरबार में आकर उसकी होशियारी धरी की धरी रह गई। कानपुर शूटआउट के 6 दिन बाद गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम अपने इस खास शो में आपको कानपुर शूटआउट से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, विकास दुबे का एंड गेम। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने अपनी पहचान बताकर खुद ही गिरफ्तारी दी है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये आवाज अगर इसके कानों में पहले गूंजी होती तो शायद ये आज इतना बड़ा खलनायक नहीं बना होता, पुलिस के लिए इतना बड़ा सिरदर्द नहीं बना होता, आज पुलिस वालों के खून से इसके हाथ नहीं रंगे होते और ये विकास विनाश के रास्ते पर दौड़ नहीं रहा होता। यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। हनक सुनिए इसकी, अब भी धौंस दिखा रहा है, खुद को कानपुर का बताकर अकड़ रहा है। यूपी पुलिस के लिए ये किसी मन्नत से कम नहीं जो महाकाल के मंदिर में आकर पूरी हुई है। 7 दिनों तक चली आंख मिचौली का खेल अब खत्म हो गया। आखिरकार यूपी के कानपुर से फरार हुआ हत्यारा विकास दुबे एमपी के उज्जैन में दबोच लिया गया। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। चलिए अब इसकी गिरफ्तारी की कहानी बताते हैं। बुधवार को विकास को फरीदाबाद में देखा गया था। उसे दबोचने के लिए पुलिस एनसीआर में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन गुरुवार को ये पहुंच गया मध्य प्रदेश। वक्त 9:55। जगह महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। मंदिर के सामने विकास दुबे चिल्लाकर अपना नाम बताने लगा। मौके पर स्थानीय मीडिया को भी बुला लिया। स्थानीय मीडिया के साथ ही स्थानीय पुलिस भी महाकालेश्वर मंदिर के सामने पहुंची और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिनों तक यूपी सरकार और प्रशासन के लिए सिरदर्द बने विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी सियासत नहीं रुक रही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने ट्वीट किया। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर यह सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करें, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके।
वहीं कांग्रेस भी यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है। यूपी सरकार पूरी तरह गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। उसने स्वतः को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोगों के संलिप्तता के आधार पर, गठजोड़ के आधार पर अपने आप को सिलेंडर करने का काम किया। आरोप है कि कई दलों के सियासी लोगों का हाथ विकास के साथ था, इसलिए अब ये जानना अहम है कि वो कौन है जो विकास को भागने में मदद कर रहा था। वो कौन है जो पुलिस की हर चाल को विकास तक पहुंचा रहा था। वो कौन है जिनकी शह पर गिरफ्तारी के बाद भी विकास अकड़ रहा है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस मामूली आदमी को इतना बड़ा बदमाश बना दिया। अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर है कि वो ऐसे अनसुलझे सवालों का खुलासा जल्द से जल्द करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विकास दुबे गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन इन 6 दिनों में उसने करीब करीब 1250 किलोमीटर का सफर तय किया और इस सफर के दौरान उसने राजस्थान के भी कई जिलों के चक्कर लगाए। हमारे संवाददाता शाकिर अली बता रहे हैं कैसे विकास 6 दिनों तक पुलिस को छकाता रहा। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो गए हैं। इस फरारी के दौरान उसने 1250 किलोमीटर का सफर कैसे तय किया और 4 राज्यों की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो कैसे महाकाल के दरबार तक पहुंच गया। दरअसल 2 जुलाई की रात जिस दिन वारदात हुई थी, उस दिन के बाद से ये फरार था और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप इस पर है। पहले दिन ही जब इन्होंने हत्या की, उसके बाद से ये मौके से फरार हुआ और कानपुर के शिवली में इसने 2 दिन अपने दोस्त के घर बिताए। उसके बाद 92 किलोमीटर का सफर तय करके ये ट्रक के जरिए औरैया तक पहुंच गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की 40 थानों की पुलिस उसकी तलाश नहीं कर सकी, उस ट्रक को नहीं तलाश सकी। औरैया के बाद 385 किलोमीटर का सफर इसने कार से तय किया और ये फरीदाबाद पहुंच गया। फरीदाबाद में जब इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी वहां तक पहुंचते वो वहां से रफू चक्कर हो चुका था। और उसके बाद इसने 773 किलोमीटर का सफर तय किया और सीधा पहुंच गया महाकाल के दरबार में, जहां पर इसको पहचाना सिर्फ सुरक्षा गार्ड ने। महाकाल के दरबार तक ये कैसे पहुंचा ये भी हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में इसकी सूचना आ रही थी, पुलिस को इसकी सूचना थी। पुलिस ने वहां पर दबिश देकर इसके साले के साथ एक गुर्गे को भी गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के शहडोल से ये शिवपुरी आया, शिवपुरी से ये 12 आया और 12 से झालावाड़ और झालावाड़ के बाद सीधा 180 किलोमीटर दूर उज्जैन महाकाल की शरण में पहुंच गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी से अपराधी, राजनीति और जो पुलिस का गठजोड़ सामने आ रहा है, उसकी परतें एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी इस शातिर अपराधी के पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और किस तरह के खुलासे करती है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कानपुर कांड का विकास दुबे अपराध की दुनिया का शहंशाह बनना चाहता था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला विकास दुबे शिवली का डॉन तो बन ही चुका था। जुर्म की दुनिया से होते हुए राजनीति की दुनिया में एंट्री करना चाहता था, लेकिन उसके पाप कांड ने उसे पुलिस के रडार पर पहुंचा दिया। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। उसने मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। गुनाहों के विकास का सर्वनाश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और नेपाल
कानपुर कांड के मास्टरमाइंड विकास का सुराग पाने के लिए पुलिस करीब एक हफ्ते से इन जगहों के चप्पे चप्पे को तलाश रही थी और उसका पहला सुराग मिला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। और यहीं से कानपुर कांड के बाद विकास की पहली तस्वीर सामने आई। विकास की ये तस्वीर उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी में कैद हुई जहां विकास एक कमरा लेने पहुंचा था। गेस्ट हाउस के मालिक के मुताबिक विकास के साथ उसके 2 साथी भी थे, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, इसीलिए उन्हें कमरा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो गेस्ट हाउस में चले गए। वो 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। मैंने उनसे कोई दूसरी आईडी दे दो आप अपनी मुझे, उन्होंने कोई मुझे आधार कार्ड दिया ना कोई डीएल दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, फिर नीचे चले गई। गेस्ट हाउस के मालिक का ये जरूर कहना है कि विकास को उसने कमरा नहीं दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो विकास गेस्ट हाउस में एक रात अपने भतीजे प्रभात के साथ रुका था। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, इसका फैसला पुलिस को करना है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के बड़कल चौक के गेस्ट हाउस में। ये वही गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं श्री सासाराम गेस्ट हाउस। और इसी गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि विकास दुबे वाले कद काठी का एक शख्स अपने सहयोगी के साथ यहीं पर रुका हुआ था, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे थे। विकास बिना गाड़ी के एक बैग लेकर मंगलवार को पूरे दिन फरीदाबाद की सड़कों पर शायद भटकता रहा, क्योंकि गेस्ट हाउस के बाद उसकी एक और सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। ये तस्वीरें एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी की हैं, जिसमें विकास सड़क पर अकेला खड़ा नजर आ रहा है। सड़क पर एक बैग लेकर खड़ा ये शख्स विकास ही है और ये तस्वीर भी फरीदाबाद की है। यहाँ विकास कुछ देर सड़क पर खड़ा रहता है और फिर एक ऑटो में बैठकर चला जाता है। 3:30 या 4 बजे करीब पुलिस आई थी। ये वीडियो कैमरा की फुटेज देखी थी वीडियो, उसमें एक आदमी था जो रोड से ऑटो ले रहा था। अच्छा। उन्होंने देखा वो वीडियो, कहा ये हो सकता है विकास दुबे। फरीदाबाद में विकास की हलचल को देखने के बाद गुरुग्राम और पूरे एनसीआर में पुलिस चौकन्नी हो गई। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ हो गया कि पुलिस से लुका छिपी कर रहे विकास ने फरीदाबाद में अपना अड्डा बना रखा था और उसका यहाँ कोई मददगार भी है। पुलिस को उस मददगार का भी सुराग मिल ही गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के अंदर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है, छत के ऊपर फरीदाबाद पुलिस मौजूद है। और यहां पर देखिए ये जो घर है, ये जो मकान है, ये शांति मिश्रा है और मकान नंबर 38 है, सेक्टर 87 में होता है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस इस वक्त दरवाजा बंद कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर जारी है। न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स है ये और यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा था। फरीदाबाद में विकास का सुराग मिलते ही पुलिस न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स के मकान नंबर 38 में दबे पांव पहुंची, लेकिन पुलिस के आते ही मकान की छत से गोलियां चलनी शुरू हो गई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बाद में पुलिस ने मकान से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन विकास यहां भी हाथ नहीं आया। पुलिस को इस घर से 4 पिस्तौल मिली है, जिसमें 2 पिस्तौल उत्तर प्रदेश पुलिस की है, जिसे मुठभेड़ की रात लूटा गया था। इसके साथ ही मकान से 44 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के। इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, 2 कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया वो विकास के काफी करीबी हैं। इनमें पहला नाम है अंकुर का, जो विकास का रिश्तेदार है, जबकि दूसरा शख्स है श्रवण, ये अंकुर का पिता है, और तीसरा शख्स है प्रभात, जो बिकरू गांव का रहने वाला है और विकास का करीबी। उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। अंकुर के पिता और प्रभात यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। विकास दुबे का रिश्तेदार ये बताया जा रहा था और इस वजह से देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कानपुर कांड में विकास और उसके साथियों ने पुलिस के बहुत से हथियार लूटे थे, वो एक एक करके बरामद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब भी लूटी गई AK-47 राइफल बरामद नहीं हुई है।
हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारे रिकवर हो गए। पुलिस से आंख मिचौली खेलने वाला विकास बेहद शातिर भी है। पुलिस से बचने के लिए उसने पुलिस को चकमा देने का भी तरीका तलाश लिया था। इसके लिए उसने मशहूर हिंदी फिल्म दृश्यम से एक आइडिया चुराया। फिल्म दृश्यम में जिस तरह सबूत मिटाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, विकास ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने अपना मोबाइल नेपाल भेज दिया। मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके पुलिस ने नेपाल में विकास की तलाश तेज कर दी, लेकिन विकास पुलिस को चकमा देकर फरीदाबाद पहुंच गया। हिंदी फिल्म दृश्यम में ठीक ऐसा ही दिखाया गया है। विकास की काली करतूतों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, उससे जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। मुठभेड़ की रात पुलिस के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनी थी ये JCB मशीन, जिसे विकास ने अपने घर के रास्ते में ऐसे खड़ा कर दिया था कि पुलिस की गाड़ियां आगे ना आ सकें और पुलिस को गाड़ी से उतरना पड़े। इसी का फायदा उठाकर विकास ने पुलिस पर गोलीबारी की थी। न्यूज 18 ने खुदाई करने वाली मशीन के मालिक को तलाश लिया, जिसका कहना है कि विकास ने उससे जबरन रास्ता रुकवाया था। ड्राइवर का सुबह कॉल आया, उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और JCB वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि JCB बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये JCB उन्होंने जबरदस्ती लगवाई थी। कानपुर कांड की कड़ियां जोड़ी जाएं तो ये साबित हो जाता है कि विकास एक शातिर और खूंखार गैंगस्टर है। उसने बेहद चालाकी से अपनी बिसात बिछाई और फिर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर फरार भी हो गया। विकास के गांव के लोगों के मुताबिक वारदात करने के बाद विकास ने भागने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। मालूम हुआ कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और बड़ी गाड़ी से कैलई गांव से निकला रात 2 बजे। बड़ी तेजी से, वो बता रहे थे कि ब्रेकर बने हुए हैं बड़े, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड में निकल रही थी वहां। 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले विकास के एक एक साथी को पुलिस अब चुन चुन कर उसके अंजाम तक पहुंचा रही है और इसी के साथ विकास की काली दुनिया को जमींदोज करने की शुरुआत भी की जा चुकी है। पुलिस अब विकास की काली कमाई से बनाई गई दौलत की जांच भी कर रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर उसके मकान का है। विकास दुबे की कलंक कथा बहुत लंबी है। शिवली के इस डॉन का डंका पुलिस महकमे में तो बजता ही था, साथ ही उसके अपने गांव में भी उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब गांव में लाइट नहीं आ रही थी और ना ही किसी के मकान में घर के आते बल्ब फलब नहीं हो रहा था, कोई भी लाइट बाटी कोई सुविधा नहीं। तो हम विकास घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक JCB खड़ी थी। जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। आठ पुलिस वाले शहीद हो गए। इसके बाद विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर सुर्खियों में छा गया। शहर शहर उसके पोस्टर चस्पा कर दिए गए। तो विकास की तलाश शुरू होते ही जुर्म की दुनिया से जुड़े ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे जिनसे उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सिर चकरा गया। विकास दुबे और पुलिस का एक ऐसा गठजोड़ सामने आया जिससे हर कोई हैरान रह गया। खाकी में मौजूद विकास के मुखबिरों की तादाद लंबी होती चली गई, जिनमें से सबसे ऊपर किसी का नाम है तो वो है चौबेपुर के पूर्व थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा। बिकरू गांव में विकास की कातिल कंपनी की गोलियों के शिकार हुए शहीद CO देवेंद्र मिश्र की एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई थी।
जिसमें 2 लोगों का नाम शामिल था, एक विनय तिवारी का और दूसरा विकास दुबे का। विनय तिवारी पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप लगाते हुए देवेंद्र मिश्र ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से कार्रवाई की मांग की थी। यही नहीं, देवेंद्र मिश्र ने अपनी चिट्ठी में किसी अनहोनी का शक भी जाहिर किया था, लेकिन अनंत देव ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा कानपुर कांड के रूप में सामने आया। लिहाजा पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करते हुए विकास के मददगार पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के समय पुलिस टीम की जान खतरे में डालने, मौके से फरार होने और विकास दुबे से संबंध के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यहाँ टॉप 10 की लिस्ट को इस कबाड़ में जहाँ बिल्कुल कोई नहीं देख सके, इस बोर्ड को उठा के किनारे कर दिया था। चलिए पहले तो हम इस बोर्ड का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं और देखिए कि किस तरह इस बोर्ड को किनारे रख दिया गया था। जबकि पहले नंबर पर विकास दुबे पुत्र श्री राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर। और अपराध का प्रकार की बात देखिए, मारपीट और हत्या, एचएस नंबर 58 और मुकदमों की संख्या 152A। वारदात वाली रात चौबेपुर थाने से बिकरू गांव की बिजली काटने का आदेश दिया गया था। इस मामले में भी चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा पर पुलिस को शक था। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में विनय तिवारी ने खुद को बेकसूर बताया था। आपके ऊपर कल से लगातार एसटीएफ के द्वारा शिकंजा कसा गया, पूछताछ हो रही है, कई सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना होगा आपका? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस महकमे के एक अधिकारी आप हैं, आप पर ही उंगली उठ रही है। नहीं, मेरे ऊपर कोई पुलिस विभाग द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और ना ही मुझसे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जांच वगैरह की गई है। पुलिस विभाग मेरे साथ है। तो विनय तिवारी किस तरह वर्दी का रौब झाड़ा करता था, इसकी तस्दीक भी हुई है। उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। और से सुनिए कैसे विनय तिवारी एक महिला से बदतमीजी कर रहा है। सर, अगर मर्डर हो जाए तो हम लोगों को तब क्या होगा? कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें रोज रोज झगड़ा करना है। हाँ। पुलिस के पास में इतना काम है कि तुम्हारे आगे पीछे घूमे। सर मतलब हमारा एक अकेला घर, पूरे दिन से फोन पी रखा है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का, और फिर अभी शाम को लगा दिया। सर हमने काम, हम कुछ नहीं, आपको सच बता रहे, तो आप फिर हमारा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मतलब हम लोग मर भी जाए। तुम्हारा भरोसा करके यहाँ पे कार्रवाई कर रहा हूँ। खाकी में छिपे गद्दार कई हैं, वर्दी से बेईमानी करने वाले कई हैं। विकास दुबे की मदद के शक में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के मोबाइल सर्वेलेंस पर डाले गए हैं। चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर थाने के 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रडार पर हैं। इन सभी के मोबाइल सर्वेलेंस पर हैं और सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो तत्कालीन एसएसपी अनंत देव का है। विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी के साथ अनंत देव की ये तस्वीर और देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई न करना कई सवाल करेगा। तो आपको बता दें कि चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इनमें एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। विकास दुबे से साठगांठ के शक में यह कार्रवाई की गई है, जबकि पूर्व एसएसपी अनंत देव को स्पेशल टास्क फोर्स से हटा दिया गया। चौबेपुर में बितरू गांव में 8 पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों की निर्मम हत्या में विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक गैंगस्टर की मदद करने वाले पुलिस वालों को भी उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन 2 जुलाई की रात का वो भयानक मंजर अब भी वहां मौजूद पुलिस वालों को याद है। मौके पर मौजूद रहे कांस्टेबल अजय कश्यप उस रात की बात करते हुए आज भी सिहर उठते हैं। अपने ही महकमे के लोगों की मुखबिरी कैसे उन पर भारी पड़ गई थी, इसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। जब पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए पहली बार में। तो वो हम अजय सहगर की गोली लगी, हमारे भैया के उनके
2 गलियों के यहाँ लगी और वैसे सर के कोई लगी, मेरे यहाँ हाथ में कोई लगी और टांग में लगी, पैर छाले लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ से दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था। जुर्म की दुनिया से पुलिस का राब्ता तो होता रहता है, लेकिन ऐसा वाकया कभी कभार ही सामने आता है जब खाकी ही खाकी की दुश्मन बन जाए, जब वर्दीधारी गुंडे और बदमाशों के खैर ख्वाह बन जाए। लिहाजा सिस्टम में मौजूद इन जैसे वायरस की पहचान करना और उन्हें निकाल बाहर करना बेहद जरूरी है, वरना कानपुर कांड दोहराया भी जा सकता है। 20 साल की उम्र में विकास दुबे को पुलिस ने पहली बार पकड़ा था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही विकास दुबे आगे चलकर शिवली का डॉन बनेगा और कानपुर कांड जैसी वारदात को अंजाम देगा। कानपुर कांड से पूरे देश को दहलाने वाले विकास की काली करतूतें भले ही अब सामने आ रही हों, लेकिन जुर्म की दुनिया से उसका बहुत पुराना नाता है। विकास के जुल्मों का शिकार हुए लोग डर की वजह से आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कह पाए, लेकिन अब जैसे जैसे विकास की काली दुनिया का सूरज ढलने लगा है, लोगों के जहन से विकास का खौफ भी कम होने लगा है। उसके जुल्मों का शिकार हुए लोग अब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये हैं छोटे खान और ये हैं छोटे खान के बेटे सलीम खान। विकास की दादागिरी का शिकार बने छोटे खान 28 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी रहे छोटे खान को 1992 में विकास ने मामूली बात पर जमकर पीटा और पूरे गांव में घुमाया था। छोटे खान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव में उन्हें शिकायत भी वापस लेनी पड़ी। छोटे खान को भले ही इंसाफ न मिला, लेकिन आज वो खुश जरूर है। ये है लल्लन वाजपेयी। लल्लन का आरोप है कि विकास ने इनके और इनके भाई की हत्या के मकसद से हमला किया था, लेकिन इनकी जान तो बच गई। हालांकि हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। लल्लन का आरोप है कि विकास को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। जुर्म की दुनिया में विकास का एक लंबा इतिहास है। स्कूल कॉलेज के समय से ही विकास ने लूटपाट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 1990 में 20 साल की उम्र में विकास को छोटे मोटे झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने पहली बार पकड़ा था और उसे छोड़ दिया। अगले साल 1991 में विकास के नाम धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1992 में उसने 2 दलित युवकों की हत्या कर दी। 1992 से 2000 तक वो सियासत की दुनिया में किस्मत आजमाता रहा, लेकिन साल 2000 में उसने शिवली में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे शिवली का डॉन कहा जाने लगा। अगले ही साल 2001 में विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। 2018 में उसने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया और 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस अब विकास और उसके साथियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा रही है, लेकिन पुलिस को विकास को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ उन लोगों को भी बेनकाब करना होगा जिनकी मदद से विकास ने जुर्म की ये दुनिया बनाई। और विकास दुबे पकड़ा गया है, यानी अभी और भी राज उगलेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।